वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.2 का ये लेक्चर नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 6 से लेकर ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो लेक्चर 3 स्टार्ट्स विद क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Find the number z so that the triangle with vertices ABC is a right triangle with right angle at C। कुछ इस तरह की सिचुएशन दी गई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बता दिया गया है कि उसका वर्टेक्स C जहां पे है वहां 90 डिग्री बनता है। बाकी दो वर्टिसेस A और B इस तरह के हैं। ये रफ सा उसका स्केच है। यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, या तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, और पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं यूज करना तो फिर सिर्फ हम क्या करें, परपेंडिकुलरिटी यूज कर लें ऑफ AC एंड BC। क्योंकि C पे 90 डिग्री है, वेक्टर CA और वेक्टर CB का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दोनों में से जो ऑप्शन आप चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में इसको यूज करेंगे क्योंकि इसमें कम काम करना पड़ता है। हमें बनाना पड़ेगा वेक्टर AC। AC वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू OC माइनस OA, और OC लिखने का तरीका है कि C के कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं 1 1 एंड Z, माइनस A के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा 3, 0, -2। इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 - 3 विल मेक -2 एंड 1 - 0 विल मेक 1 एंड Z माइनस +2 दिस विल बी Z +2। सो वी गॉट AC। अब हम बनाएंगे वेक्टर BC विच इज इक्वल टू OC माइनस OB। सिमिलरली C का पोजीशन वेक्टर 1 1 और Z होगा, माइनस OB B का पोजीशन वेक्टर होगा 0 3 एंड 1। इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 - 0 इज 1, 1 - 3 इज -2 एंड Z -1 इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। अब हम यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सी कंडीशन है? कंडीशन याद कीजिए कि अगर A परपेंडिकुलर टू B हो जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। AC डॉट BC इक्वल टू 0। AC की वैल्यू क्या आ गई? -2 1 एंड Z +2 डॉट BC की वैल्यू है 1 -2 एंड Z -1 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस Z +2 इंटू Z -1 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलिए, -2 प्लस Z स्क्वायर minus +2Z minus Z, this will be plus Z into -2 is equal to 0. This becomes Z square plus Z minus 2 ये बन गया 6। इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, एक Z स्क्वायर प्लस 3Z माइनस 2Z माइनस 6 इक्वल टू 0, जिसके मजीद फैक्टर्स बन जाएंगे Z +3 इंटू Z -2। दोनों को अलग अलग 0 रखते हैं, एक Z +3 इक्वल टू 0 और दूसरा Z -2 इक्वल टू 0। और यहां से एक Z की वैल्यू क्या आ गई? -3 और दूसरी Z की वैल्यू आ गई 2। सो सोल्यूशन क्या है हमारे पास? Z इज इधर -3 और 2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें भी सिमिलर काम करना है। अगर आपको समझ आ गई है क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स आप इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम फील करते हैं तो ये लेक्चर यहां से आगे कंटिन्यू कीजिए, वरना आप इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इसका पहला पार्ट है शो दैट द वेक्टर्स दीज 3 वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें वेक्टर्स बताए हैं, हमें राइट एंगल ट्रायंगल का पता करना है। ये वेक्टर्स राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं? आइए इनके नाम रख लेते हैं। लेट U इज इक्वल टू 3i - 2j प्लस के, और V इज इक्वल टू I - 3j प्लस 5k, और W इज इक्वल टू 2i + j - 4k।
एक चीज चेक करनी है कि तीन वेक्टर्स हैं, हमें दो चीजें प्रूव करनी है। राइट ट्रायंगल के लिए हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या इनमें से कोई दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो अगर ट्रायंगल बनेगी तो वो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं u डॉट v, 3i माइनस 2j प्लस के, ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलरिटी के लिए, i माइनस 3j प्लस 5k। इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 3 इंटू 1 इज 3, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज प्लस 6 एंड 1 इंटू 5 इज प्लस 5। देखिए ये बन गया 14, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। फर्दर v डॉट w कैलकुलेट करते हैं, v इज i माइनस 3j प्लस 5k डॉट w इज 2i प्लस j माइनस 4k। इनका डॉट प्रोडक्ट है 1 इंटू 2, फिर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, फिर 5 इंटू माइनस 4 इज माइनस 20। सो दिस बिकम्स माइनस 21 विच ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है u डॉट w कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 3i माइनस 2j प्लस k डॉट 2i प्लस j माइनस 4k। इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, 3 2s are 6, फिर माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एंड फिर 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4, इट इज 0। ये आ गया जी 0। इसका मतलब है कि u इज परपेंडिकुलर टू w। क्लियर हो गया कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ट्रायंगल बनाएंगे तो वो डेफिनेटली क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। हम यहीं पे लिख सकते हैं हेंस u v w फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा तरीका भी है इसका, मेथड 2 भी आप यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट, आप u मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, v मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और w मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मेथड 2 जो है वो क्या है, आप तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 14, v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 35 और मैग्नीट्यूड ऑफ w विल बी 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 21। अब गौर करें कि लार्जेस्ट जो मैग्नीट्यूड है वो v है, तो आप सिर्फ ये दिखा दें कि u स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 21 इट इज 35, जो कि इन फैक्ट v मैग्नीट्यूड स्क्वायर है। सो बाय आप क्लेम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम दे फॉर्म राइट ट्रायंगल। हम इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको ये तरीका नहीं करना कोई बात नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी ये कर सकते हैं। यही चीजें हमने आपको बताई हैं कि या तो आप परपेंडिकुलरिटी चेक कर लें या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें। इनमें से जो मेथड आपको सही लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी सिमिलर काम है। हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और हम चाहें तो परपेंडिकुलरिटी भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैं अब ज्यादा फोकस करूंगा पाइथागोरस थ्योरम पे। उसके लिए मुझे तीनों साइड्स चाहिए। तीनों साइड्स के लिए हम नाम रख लेते हैं, a इज वेक्टर PQ और PQ कैसे बनता है, OQ माइनस OP। PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। OQ Q का पोजीशन वेक्टर है 1 3 माइनस 1 माइनस OP विल बी 4 माइनस 1 एंड 2। इन्हें माइनस कीजिए, वी विल गेट 1 माइनस 4 इज माइनस 3, 3 प्लस 1 इज 4 एंड माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3। इसी तरह से वेक्टर B रख लेते हैं QR का नाम, QR विल बी OR माइनस OQ। OR इज R के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 2 4 एंड 6, वेक्टर बन जाएगा माइनस 2 4 एंड 6 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। माइनस OQ विल बी 1 3 एंड माइनस 1। इनको माइनस कीजिए, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, 4 माइनस 1 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1 और 6 माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 हो जाएगा 7। नेक्स्ट है C। C इज व्हाट, PR बना लेते हैं। PR इज इक्वल टू OR माइनस OP। PR
इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी, और ओ आर का पोजिशन वेक्टर है यानी आर का पोजिशन वेक्टर है -2, 4 एंड 6 जैसे कि हमने ऊपर यूज किया, और ओपी हमारे पास है 4, -1 एंड 2। दोनों को माइनस कीजिए, -2 - 4 इज -6 और 4 माइनस प्लस 1 हो जाएगा 5, 4 और 1 मिलकर 5 बना देंगे। 6 - 2 इज 4। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, चेक करेंगे क्या सेटिस्फाई होता है कि नहीं। उसके लिए हमें इन तीनों की मैग्नीट्यूड्स चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9, 16 एंड 9। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 34 आ जाएगा। फिर बी मैग्नीट्यूड हम बनाते हैं। बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, ये हो गया 9, 1 एंड 7 का स्क्वायर बनता है 49। सो इट इज व्हाट, इट इज square root of 49 plus 9 is 58, 58 plus 1 is 59 square root, और C magnitude will be square root of -6 square plus 5 square plus 4 square, and this will become what, 36 plus 25 plus 16। इन सब को ऐड कीजिए तो ये बनेगा 77 स्क्वायर रूट। इनमें सबसे बड़ी साइड जो लग रही है वो C है। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज हो सकती है और बाकी बेस और परपेंडिकुलर है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर आता है कि नहीं आता। कैलकुलेट करते हैं, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 59, जो कि आ जाता है आपके पास टोटल मिलाकर 93 बन जाता है। ये बन जाएगा आपके पास 93। तो आप गौर करें, ये बराबर नहीं है 77 के, जो कि स्क्वायर ऑफ c स्क्वायर है। तो आप कह देंगे दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ। दिस इज नॉट राइट ट्रायंगल। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें भी वही जैसे बताया था, आप परपेंडिकुलरिटी भी यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस भी। हमने प्रेफर किया है पाइथागोरस को। क्वेश्चन नंबर 10, ये जी क्वेश्चन 10 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में किस तरह से आता है। इससे पहले कि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, ये चैनल आपका चैनल है, आपकी सपोर्ट के लिए है, आपकी फ्री टीचिंग के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरह के टेक्निकल अच्छे डिटेल्ड लेक्चर्स कंटिन्यू रहें आने वाली क्लासेस के लिए भी, तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी एक्शन वेस्ट नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखा आता है, प्रूव दैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा बाय यूजिंग वेक्टर्स। ऐसे लिखा आएगा या फिर आएगा बाय वेक्टर्स मेथड, या आएगा बाय वेक्टर्स मेथड। अगर ये लिखा आए तो फिर आपने ये जो आज सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में, वो आपने करनी है। इसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि इस पूरी आइडेंटिटी में टोटल 3 एंगल्स हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक उनका सम अल्फा प्लस बीटा। अब जो कॉज नजर आ रहा है ये अल्फा प्लस बीटा का है, और वेक्टर्स वर्ड में कॉज ऑफ सम एंगल तब अकर करता है, तब नजर आता है जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली जाए और उनके दरमियान एंगल अल्फा प्लस बीटा हो। अब हमें क्या करना है, हमें 2 वेक्टर्स लेने हैं, उनमें से एक का एंगल अल्फा होना चाहिए और एक का एंगल बीटा टाइप होना चाहिए, और फिर उनके दरमियान एंगल अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। इसके लिए एक और बात ज़हन में रखें, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। प्लेन ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, तो प्लेन का ये फॉर्मूला है। इसके लिए हमें जो वेक्टर्स लेने हैं वो प्लेन के होने चाहिए। हम एक्स वाई प्लेन के 2 वेक्टर्स लेंगे। तीसरी और अहम बात वो ये है कि इस पूरे फॉर्मूले में कहीं कोई वेक्टर नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी रखी जाएगी उसने इन द एंड खत्म हो जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर्स लेंगे।
कैसे? एक्स वाई प्लेन हम सोचेंगे और उसमें हम दो वेक्टर्स मानेंगे। दो वेक्टर्स कौन से होंगे? एक वेक्टर हम u रख लेते हैं, यूनिट वेक्टर, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और एक यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं v, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल, अब क्या होना चाहिए? आपके जहन में अगर बीटा आ रहा है तो गलत है, बीटा नहीं होना चाहिए, इसका एंगल होना चाहिए माइनस बीटा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। पहला एंगल एज इट इज अल्फा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा अगर टर्म में बीच में प्लस हो तो माइनस एंगल लेना है, और अगर माइनस हो तो प्लस एंगल लेना है। उसकी रीजन ये है कि अगर ये माइनस बीटा होगा तो v से u तक का एंगल अल्फा माइनस माइनस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, लाइक दिस, अल्फा माइनस इंटू माइनस बीटा, जो कि बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये क्यों ऐसे हुआ? आप जरा सोचिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो, एक आपके पास वेक्टर ऐसा हो जिसका एंगल यहां पर 60 डिग्री है, और अगर एक दूसरा एंगल है जिसका दूसरा वेक्टर है जिसका एंगल 40 डिग्री है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है, तो आप छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, 60 माइनस 40, आंसर विल बी 20 डिग्री। यानी फार्मूला बना बिगर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल इक्वल टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ जाएगा। यहां पे भी हमने यही किया है, u का एंगल अल्फा, v का एंगल माइनस बीटा, तो v से u की तरफ जाते हुए बीटा नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है। बिगर माइनस माइनस बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये चीजें अब लिख देते हैं। कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स, नाम है u हैट एंड v हैट, कहां लिए? इन एक्स वाई प्लेन, सच दैट मेकिंग एंगल्स क्या क्या? u बनाता है एंगल अल्फा और v बनाता है एंगल माइनस बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इसके बाद जब वेक्टर आपने बना लेने हैं तो अब u और v के कंपोनेंट्स लिखने हैं। इसके लिए आपको फिर छोटी सी कैलकुलेशन समझाऊंगा। अगर आपके पास यहां एक वेक्टर हो जिसका नाम मैं f रख देता हूं, अगर ये वेक्टर f x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये पोर्शन इसका x कंपोनेंट है और ये पोर्शन इसका y कंपोनेंट है। अब x कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? x कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ f इंटू कॉज ऑफ द एंगल। ये आपने पहले पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो याद रखिए। इसी वेक्टर का अगर आपने y कंपोनेंट निकालना है तो वो होगा f मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल। इसी रूल को फॉलो करते हुए u के कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। बनाते हैं u के कंपोनेंट्स। u विल बी इक्वल टू u का x कंपोनेंट i के साथ आ जाएगा प्लस u का y कंपोनेंट j के साथ आ जाएगा, और ux इसी फार्मूले से कैसे बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ u, और फिर uy कैसे बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू साइन कॉस। कैसे बनेगा जी x कंपोनेंट? u मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल, जो कि u बनाता है x एक्सिस के साथ, वो अल्फा है, और uy बनेगा u मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ अल्फा। लेकिन u मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो फिर ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा कॉज अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। इसी तरह से v बनाते हैं। v का फॉर्मूला भी क्या होगा यूनिट वेक्टर का? इसका x कंपोनेंट i के साथ प्लस y कंपोनेंट j के साथ। vx बनाने के लिए सेम टेक्निक यूज करें। क्या लिखा जाएगा? vx की जगह पे उसकी वैल्यू जिस तरह से हमने यहां देखी है वो क्या होगी? vx की वैल्यू हो जाएगी v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि v का एंगल x एक्सिस के साथ माइनस बीटा है, और इसका y कंपोनेंट क्या होगा? v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ माइनस बीटा। कॉज ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ माइनस बीटा और v मैग्नीट्यूड, इनका हमें पता है। v मैग्नीट्यूड 1 होता है, साइन ऑफ माइनस बीटा होता है, और कॉज ऑफ माइनस बीटा कॉस बीटा होता है। तो यहां लगाए वैल्यू, ये पहली टर्म 1 और कॉस बीटा में कन्वर्ट होके कॉस बीटा बन जाएगी, और दूसरी टर्म में से माइनस बाहर आ जाएगा, v मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो दूसरी टर्म हो जाएगी माइनस साइन बीटा j।
जैसे ही हमने ये यूनिट वेक्टर u हैट और v हैट बनाए, अब हम कॉज की कोशिश करेंगे। कॉज ऑफ एंगल बिटवीन u एंड v कैसे बनेगा? जब u और v का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। कंपोनेंट्स मौजूद हैं, एंगल भी मौजूद है, तो डॉट प्रोडक्ट दो तरह से बन सकता है। u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन u एंड v। u और v की मैग्नीट्यूड्स दोनों की 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है, तो इसका आंसर फाइनली कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। u डॉट v का एक और फार्मूला भी है, वो क्या फार्मूला है? लेकिन उससे पहले हम लेबल कर लेते हैं कि u डॉट v का आंसर कॉज अल्फा प्लस बीटा आ गया। u डॉट v का दूसरा फार्मूला है कंपोनेंट वाइज, कॉज अल्फा i प्लस साइन अल्फा j u की वैल्यू, फिर v की वैल्यू कॉस बीटा i माइनस साइन बीटा j। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का? x कंपोनेंट x से यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा माइनस में बदल जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका नाम नंबर 2 रख लीजिएगा। ये 1 और 2 दोनों एक ही प्रोडक्ट u डॉट v के आंसर्स हैं, इसलिए इन दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर सेम अमाउंट है तो बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों बराबर होने चाहिए। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने सॉल्व कर लिया। इसको आप लोग याद रखिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पास्ट पेपर में सेकंड ईयर के एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता रहा है, भूलिएगा मत। इस तरह के टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इसकी एक एग्जाम्पल भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एंगल होगा कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां एंगल माइनस बीटा की बजाय इस v को इधर बना देना है, एंगल बीटा रखना है। तो ये माइनस खत्म होकर एंगल इनके दरमियान अल्फा माइनस बीटा रहेगा और उस हिसाब से ये चेंज कर लेंगे। यानी इस पूरे प्रूफ में अगर माइनस बीटा की जगह सिर्फ बीटा लगा दिया जाए और v को भी इधर ले आया जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर वो दूसरा लॉ कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है वो प्रूव हो जाएगा। उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल्स है 14.2 से पहले। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पहला पार्ट देखिए। इसमें प्रूव करना है b इज इक्वल टू सी कॉज a प्लस a कॉज c, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है c इज इक्वल टू a कॉज b प्लस b कॉज a। आपको पता है कि ये जो दोनों हमने प्रूफ करने हैं किसी भी ट्रायंगल में, इनका बाकायदा ट्रिग्नोमेट्री में मैथमेटिक्स में नाम है। आप इनका नाम जानना चाहते हैं तो इनका नाम है प्रोजेक्शन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होता है प्रोजेक्शन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, पहले इनको समझ लीजिए। कंसीडर करें एक ट्रायंगल ABC जिसकी साइड्स हैं स्मॉल a, b और c, और एंगल्स हैं कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। अगर आप किसी भी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी। हम साइड C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं जो कि पॉइंट D पे आके इसको मिलता है। तो इस तरह से जो साइड AB है जिसकी लेंथ C है उसके 2 पार्ट्स बन गए, एक AD बना और एक DB बना। AD और BD ये 2 सेगमेंट्स बन गए, किसके? साइड AB के, यानी साइड C के। अब मजीद देखिए तो ये आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। एक सेगमेंट क्या बना था? AD और एक बना BD। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो 2 सेगमेंट C के बन जाएंगे, एक AD और एक BD। इनके साथ 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं। आइए इन राइट एंगल ट्रायंगल्स को अलग करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है AD और C, जिसमें ये वाली जो सेगमेंट AD है C का यानी कि AB का पार्ट जिसका AD कहते हैं ये नजर आ रहा है। अब इस ट्रायंगल से हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं। AD की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? ये AD असल में इसकी बेस है, तो बेस ओवर
हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज बी आ जाएगा, इक्वल टू कॉज ऑफ ए आएगा। तो ए डी की वैल्यू आ गई बी कॉज ए। बी मैग्नीट्यूड को सिंपल बी से भी डिनोट कर सकते हैं। सो दिस ए डी इज बी कॉज ए। और आप समझते हैं कि बी कॉज ए को अगर सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास देखिए क्या बना, ये बना बी डॉट सी ओवर सी मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज इट? इट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ए डी, इसे हम कह सकते हैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर सी, इतना हिस्सा ए डी। अब दूसरी ट्राइंगल देखिए, दूसरी ट्राइंगल बनती है बी डी सी। इसमें भी ये राइट एंगल है और साइड ऑपोजिट इसके ए है। अब हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा ए, ये इसकी बेस है। तो जैसे हमने इसमें बेस बनाई थी, वो कैसे बनाई थी? हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए। तो यहां पे भी हम बना सकते हैं बेस ए, यानी डी बी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कॉज ऑफ बी। और ये क्या बन जाता है? ये अगर इसे भी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो ये ए डॉट सी ओवर सी मैग्नीट्यूड बन जाता है। सो इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी बन जाता है। इट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी, ये बन जाता है। तो इतना हिस्सा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन सी है और इतना हिस्सा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी डी है। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो टोटल साइड क्या बन जाती है? इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो देखिए पूरी साइड सी बन जाती है। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। ये क्या होता है? किसी भी साइड की लेंथ बाकी दो साइड्स के इस साइड के ऊपर प्रोजेक्शंस का सम होती है। मसलन बी का प्रोजेक्शन क्या हो गया? बी इंटू कॉज ऑफ ए। ए का प्रोजेक्शन क्या हो गया? ए इंटू कॉज ऑफ बी। तो देखिए ये उन्हीं दोनों के सम सेकेंड पार्ट में लिखे हुए हैं। अगर हम इसी तरह से बी लिखना चाहें, बी की वैल्यू बताना चाहें प्रोजेक्शन फॉर्म में, तो हम वर्टेक्स बी से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। इसमें से ये पोर्शन क्या हो जाएगा? सी का प्रोजेक्शन ऑन बी, ये हो जाएगा सी कॉज ऑफ ए। और इधर से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉज सी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा, वो पार्ट 1 में दिया गया है। तो आइए अब हम पार्ट 1 को बाकायदा प्रूफ करेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है लॉ का? किसी भी साइड की लेंथ बाकी दो साइड्स के प्रोजेक्शंस ऑन थर्ड साइड के सम्स के इक्वल होती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1 कैसे करना है। इस पार्ट 1 को करने के लिए हमें ए बी सी जो दिए गए हैं वो किसी ट्रायंगल की साइड्स है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट, आपको याद होना चाहिए कि अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल हो वेक्टर्स तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो उनका सम 0 होना चाहिए या उनमें से कोई एक जो है बाकी दो का रिजल्टेंट होना चाहिए। तो हमने क्या एस्यूम कर लिया कि वो वन वे राउंड है। इस तरह की सिचुएशन है। ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी और सी। एक साइड हो गई वेक्टर ए, दूसरी वेक्टर बी और तीसरी वेक्टर सी। ये तीनों साइड्स हमें बता दी गई हैं, बना दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे? हम प्रूफ करना चाहते हैं b इज इक्वल टू सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी। इसके लिए आप गौर करें, हमें b चाहिए। तो आपने क्या करना है? इसका ले लेना है टेक डॉट प्रोडक्ट विद b, टेक डॉट प्रोडक्ट विद b। जब b के साथ हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों साइड्स पे ऐसे लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 0 वेक्टर का किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो 0 स्केलर आ जाता है। लेफ्ट पे ब्रैकेट खोल दें, a डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। अब हमने डॉट प्रोडक्ट को खोलना है। a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी।
बी डॉट बी क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, और सी डॉट बी क्या होता है, सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन सी एंड बी, एंड व्हाट इज दैट एंगल, राइट पे 0 रहेगा। आइए डायग्राम में देखते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है। जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल देखा जाता है तो फिर उनकी टेल कॉमन होनी चाहिए या उनके हेड्स कॉमन होने चाहिए। वहां जो पॉइंट बनेगा, वहां पे जितना एंगल बनेगा वो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कहलाता है। यहां एक मसला है, मसला यह है कि ए जो है वो उसकी हेड जो है, इस ए का हेड टुवर्ड्स सी है, लेकिन सी पे बी की टेल है, तो ये एंगल नहीं बनेगा। हमें एंगल चाहिए कि टेल्स कॉमन हो। हमने ए को एक्सटेंड कर देना है, जब एक्सटेंड करेंगे तो टेल्स कॉमन हो जाएंगी, ये वाला एंगल होगा ए और बी के दरमियान। तो याद रखिए, जब भी ट्रायंगल की साइड्स वन वे राउंड होती हैं, क्या होता है, एंगल्स उनके दरमियान इंटीरियर एंगल्स नहीं बनते। ये इंटीरियर एंगल जो है ये सी है, तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 180 माइनस सी। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई माइनस सी, और एंगल बिटवीन सी एंड बी भी चाहिए। फिर वही मसला है, बी इनवर्ड है, वर्टेक्स की तरफ आ रहा है, और सी वर्टेक्स से बाहर जा रहा है, तो इंटीरियर एंगल ए इनके दरमियान नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंगल इनके दरमियान हो जाएगा पाई माइनस ए, एंगल विल बी पाई माइनस ए। तो सी और बी का एंगल पाई माइनस ए आ गया। अब हम रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा कॉज थीटा के इक्वल होता है। कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉज थीटा होता है। तो यहां हम अप्लाई करते हैं ए बी माइनस कॉज ऑफ सी, क्योंकि अब थीटा का रोल प्ले कर रहा है सी, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी इंटू माइनस कॉज ऑफ ए, यहां पे भी वही आइडिया, इक्वल टू 0। नेगेटिव टर्म्स हम एक साइड पर ले जाएंगे, ये हो गया माइनस ए बी कॉज ऑफ सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी कॉज ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉज सी प्लस बी सी कॉज ए। दोनों तरफ, बल्कि राइट पे देखिए, बी कॉमन ले लें, ए कॉज सी प्लस सी कॉज ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो एक बी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास फिर सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, b इज इक्वल टू ए कॉज सी प्लस सी कॉज ए। नाउ वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट प्रोजेक्शन लॉ, b की वैल्यू साइड b की लेंथ a और c के प्रोजेक्शंस के सम के इक्वल है। दिस वाज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट जो है वो इससे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, वो भी आसान है। सिमिलर प्रोसेस करना है तो इसको जरा हम क्विकली कर लेते हैं। कंसीडर ए बी सी एज sides of a triangle such that they are taken one way round as in this diagram, तो क्या होगा, इन तीनों का सम 0 होगा। जब भी ट्राइंगल्स की साइड्स वन वे राउंड एज अ वेक्टर्स कंसीडर की जाए तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 वेक्टर होगा। अब हमने प्रूफ करना है c इक्वल टू, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c ऑन बोथ साइड्स, तो पहली टर्म बन जाएगी a डॉट सी, दूसरी टर्म बन जाएगी प्लस b डॉट सी, तीसरी टर्म बन जाएगी c डॉट सी और इक्वल टू 0 डॉट सी। अब a डॉट सी को हमने सॉल्व करना है, तो फिर a और c का एंगल हमें देखना होगा। a c की डायरेक्शन b की तरफ है और a की डायरेक्शन b से c की तरफ है। सो इनके दोनों, एक का हेड इस तरफ पॉइंट कर रहा है और एक की टेल है, तो एंगल विल बी एक्सटीरियर एंगल। तो हमें इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स चाहिए। C को एक्सटेंड कर देंगे तो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो पाई माइनस बी बनेगा। तो यहां A डॉट सी का आंसर कैसे लिखेंगे, ए सी कॉज ऑफ पाई माइनस बी। आगे B डॉट सी चाहिए, तो B और C का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हमें उनके दरमियान एंगल जो चाहिए वो एक्सटीरियर एंगल चाहिए, पाई माइनस ए। इंटीरियर एंगल इनके दरमियान नहीं बनता, एंगल तब बनता है जब उनकी टेल्स कॉमन हो। तो हमने B को एक्सटेंड कर दिया ताकि टेल ऑफ C और टेल ऑफ B कॉमन हो जाए।
यहां एंगल बनेगा। तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी कॉज ऑफ पाई माइनस ए प्लस सी डॉट सी, हम जानते हैं हमेशा सी स्क्वायर के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट की पहली ही प्रॉपर्टी पड़ी थी, और राइट साइड पे जीरो डॉट सी का आंसर जीरो आएगा। अब हम रिकॉल करते हैं कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा। अगर आपको याद हो कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा हमेशा इक्वल टू होता है माइनस कॉज थीटा पे। तो इसमें थीटा का रोल बी प्ले करेगा, इसमें थीटा का रोल ए प्ले करेगा। तो क्या वैल्यू लिखी जाएगी, ए सी माइनस कॉज बी प्लस बी सी माइनस कॉज ए प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों टर्म्स हम नेगेटिव हैं, राइट पे ले जाएंगे, लेफ्ट पे सिर्फ सी स्क्वायर रह जाएगा। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कॉज बी प्लस बी सी कॉज ए। राइट पे देखिए कॉमन क्या है, सी कॉमन है, ये दोनों तरफ से सी कट जाएगा, एक सी कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास देखिए वही चीज आ जाएगी। क्या लिख सकते हैं हम, अब फाइनल हम इसको कंक्लूड करते हैं। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू ए कॉज बी एंगल प्लस बी कॉज ए एंगल। ये हो गया कौन सा लॉ, प्रोजेक्शन लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉर साइड सी। सेकेंड पार्ट हमने कर दिया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में कहते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सिमिलर है। ये क्या स्टेट करते हैं, ये स्टेट करते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। इसी तरह का सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी लिखा हुआ है। इससे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये एक नया लॉ है जिसमें स्क्वायर्स का सम तो नजर आ रहा है लेकिन उसमें से फिर कुछ माइनस भी हो रहा है। इस लॉ को ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन्स लॉ कहते हैं। कोसाइन्स लॉ को मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। आप इमेजिन कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ रखा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि यहां पे सी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये इससे मिलता जुलता है? बजाहिर तो लग रहा है नहीं मिलता जुलता। इसमें सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लेकिन माइनस 2ab कॉस सी। सी यहां पे देखिए एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है कॉज ऑफ 90 डिग्री जीरो होता है, तो हम इसे रिवर्स लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जीरो, और जीरो की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि कॉज 90 ने होना है जीरो। और ये फाइनली बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी। तो बताना ये था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये कॉज वाली टर्म होती है लेकिन 90 की वजह से जीरो हो जाती है। तो ये नहीं कि पहले ये था, पहले इनफैक्ट पाइथागोरस थ्योरम ही था, लेकिन फिर मैथमेटिशियंस ने, प्रैक्टिशनर्स ने ये सोचा कि अगर ये किसी भी साइड का स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल में बाकी दो के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, तो अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ना हो तो उसमें क्या होगा, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें कोसाइन्स लॉ ये कहता है कि किसी भी साइड का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस करेंगे 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी इनटू कॉज ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू साइड बी। यहां पे कॉज बी आ जाएगा। इस एंगल बी को ऑपोजिट टू बी भी कह सकते हैं और एंगल इंक्लूडेड बाय ए एंड सी भी कह सकते हैं। ये ए और सी का इंक्लूडेड एंगल भी कह सकते हैं। इसी तरह से किसी भी साइड का स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है बी सी और एंगल ए की मदद से। कैसे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी कॉज ऑफ एंगल ऑपोजिट टू साइड ए, वो कौन है? कैपिटल ए। इसी तरह से सी स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे प्रूफ करने के लिए पार्ट नंबर 4 है। ये है कोसाइन्स लॉ। आपने याद रखना है कि कोसाइन्स लॉ क्या स्टेट करता है। ये एक्सटेंशन है, जनरलाइजेशन है किसकी?
जनरलाइजेशन है ये ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसके लॉ की ये जनरलाइजेशन है। तो आपने याद रखना है कि ये तमाम ट्रायंगल्स पे लगेगा कोसाइन्स लॉ, लेकिन पाइथागोरस जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। स्टेटमेंट याद रखें, स्क्वायर ऑफ एनी साइड इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स माइनस डबल देयर प्रोडक्ट इनटू कॉज ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बाय देम, या एंगल कॉज ऑफ एंगल इंक्लूडेड बाय देम, कॉज ऑफ एंगल इंक्लूडेड बाय देम, या फिर कॉज ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू साइड ए। चलते हैं इसके बाकायदा प्रूफ की तरफ। हम लिखेंगे उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चंस इसके प्रोजेक्शन लॉज में लिया था। कंसीडर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, बी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट इनका सम क्या होगा, 0। क्यों सम 0 होगा? अगर ये जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं इसमें ए, बी और सी वन वे राउंड लिए गए, ए, बी और सी। यहां वर्टेक्स ए है, यहां वर्टेक्स बी है और यहां वर्टेक्स सी है। तो इस तरह से क्या होगा, ये वन वे राउंड है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखिए बी स्क्वायर चाहिए, बी नहीं चाहिए। अगर बी चाहिए होता तो डॉट प्रोडक्ट विद बी लेते। अब हमें बी स्क्वायर चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड रखना है। अगर आप डॉट प्रोडक्ट विद बी लेंगे तो इन द एंड बी कट जाएगा। इसका तरीका थोड़ा सा चेंज कर दें। यहां से वैल्यू ऑफ बी आ जाएगी माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगी ए प्लस सी। ए को एक तरफ कर लें, जिसकी वैल्यू चाहिए वो एक तरफ कर लें, बाकी दूसरी साइड पर। अब टेकिंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि दो वेक्टर्स अगर इक्वल होंगे तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड्स भी बराबर होंगी। तो फिर लेफ्ट पे मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी इज बी और राइट पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी आ जाएगा। दोनों तरफ मॉड ले लिया है, मॉड ने माइनस को प्लस बना देना है। स्क्वायरिंग भी, टेकिंग मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायरिंग, स्क्वायर भी कर दें क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर हो गया। अब आप रिकॉल करें कि ए डॉट ए हमेशा इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। कभी डॉट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नजर आए तो उसकी जगह मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखा जा सकता है, और कभी मॉड ऑफ ए स्क्वायर आए तो उसकी जगह वापस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है। हम यहां पे दोनों साइड्स पर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बी डॉट बी मॉड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए प्लस सी मॉड स्क्वायर बी ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी के इक्वल होता है। लेफ्ट पे हो गया बी मॉड स्क्वायर या सिंपल बी स्क्वायर विदाउट एनी अंडरलाइनिंग, ये स्केलर हो जाता है, मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट करता है। ब्रैकेट खोलें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। ब्रैकेट हमने एक्सपैंड कर दिए, ए का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर सी का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट ए इज ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए डॉट सी और ए डॉट सी बन जाएंगे 2a डॉट सी प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अगले स्टेप में ए मॉड स्क्वायर को मैं सिंपली ए स्क्वायर लिख रहा हूं और सी मॉड स्क्वायर को सिंपली सी स्क्वायर लिख रहा हूं, प्लस ए डॉट सी चाहिए 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी। ये रहा ए और ये रहा सी। एंगल इनके दरमियान बी नहीं होगा बल्कि एक्सटीरियर एंगल होगा पाई माइनस बी। यहां लिखेंगे आप पाई माइनस बी। फिर याद करें कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉज थीटा होता है। यहां वैल्यूज लगाइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस कॉज ऑफ बीटा इसका आंसर आ जाएगा। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास कंक्लूडिंग स्टेप आ गया कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बी के इक्वल है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमने प्रूफ करना था। याद रखिए प्रोजेक्शन लॉ में जिस साइड की लेंथ की बात करनी उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और कोसाइन्स लॉ में क्या करते हैं, जिस साइड का स्क्वायर लेना है उसको एक तरफ ला के मॉड दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं और स्क्वायर करते हैं। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ।
इसके पार्ट में इसमें क्या करना है, सारा कुछ वही लिखेंगे आप लोग। कंसीडर साइड्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल सच दैट, वही ट्रायंगल बनानी है आपने जिनकी साइड्स का रिजल्टेंट क्या हो, 0 हो, यानी ट्रायंगल की साइड्स हमेशा वन वे राउंड होंगी। इस केस में यहां ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। यहां वेक्टर ए, यहां वेक्टर बी, यहां वेक्टर सी। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जब आप वर्टेक्स ए लिखते हैं तो उसके सामने वेक्टर ए बनाए, बी के सामने वेक्टर बी बनाए और सी के सामने वेक्टर सी बनाए, वन वे राउंड में। अब उसी तरह से यहां से सी एक तरफ करेंगे, माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों तरफ मॉड ले लेंगे, टेकिंग मॉड एंड स्क्वायर, टेकिंग मैग्नीट्यूड एंड स्क्वायरिंग। तो दो काम किए हमने, एक तो मॉड लगा देंगे, माइनस सी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मॉड स्क्वायर। माइनस सी का मॉड क्या हो जाता है, ये सी का मॉड ही हो जाएगा और राइट पे ए प्लस बी मॉड रह जाएगा। जब मॉड का स्क्वायर है तो हमने पढ़ रखा है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। अब मैग्नीट्यूड के स्क्वायर मौजूद हैं तो ये वापस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में दोनों साइड्स को बदल दें। लेफ्ट साइड में किसके मॉड का स्क्वायर है, सी का, इट विल बी सी डॉट सी, और राइट पे होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ब्रैकेट्स खोल लें, दिस विल बी ए डॉट ए प्लस 2a डॉट बी, क्योंकि a डॉट बी और b डॉट a का आंसर सेम होगा, प्लस b डॉट b। लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा c स्क्वायर, राइट पे आ जाएगा a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 2ab कॉज ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। ये आपके पास a मौजूद है, ये b मौजूद है, तो इनके दरमियान इंटीरियर एंगल c नहीं बनेगा बल्कि एक्सटीरियर एंगल पाई माइनस c बनेगा। तो यहां लिखा जाएगा पाई माइनस c। फिर से याद कीजिए, कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ थीटा। यहां पे थीटा का रोल अब c प्ले करेगा, ये बना a स्क्वायर प्लस यहां पे b स्क्वायर मिस हो गया था, वो तरतीब मैंने बदल दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी आ जाएगा आपके पास। तो यही हमने प्रूव करना था, ये है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इसके साथ ही ये एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन ट्रिग्नोमेट्री जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। ये 4 सवाल हैं। कौन से 4 सवाल हैं? फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला किसी को याद हो? W इज इक्वल टू FD। आपको फोर्स ढूंढनी है। वेयर इज फोर्स हियर? फोर्स इज 2I प्लस 5J प्लस 3K। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इज इक्वल टू वेक्टर फ्रॉम P1 टू P2। आप लिखेंगे P1 टू P2 वेक्टर ऐसे, और ये कैसे लिखा जाएगा? OP2 माइनस OP1। OP2 कौन है? 7 5 3, और OP1 कौन है? 2 माइनस 3 और 1। इसे सिंप्लीफाई करें, 7 माइनस 2 इज 5, 5 प्लस 3 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2। सो दिस बिकम्स 5I प्लस 8J प्लस 2K। अब वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। वर्क डन क्या हो गया? F डॉट D। F की वैल्यू क्या है? 2I प्लस 5J प्लस 3K डॉट D इज 5I प्लस 8J प्लस 2K। सॉल्व करें, 2 5s are 10 प्लस 5 8s are 40 प्लस 3 2s are 6। सो 56 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आप यूज करते हैं वर्क डन के लिए, ये हमारा आंसर आ गया। होपफुली आप बाकी पार्ट्स कर लेंगे इसके। अच्छा, एक और पे जाइए, ये जरा और कीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 14। अ पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस। फोर्सेस क्या है? F1 इज इक्वल टू 3I प्लस 4J माइनस 3K। F2 इज इक्वल टू व्हाट? I प्लस 4J माइनस K। जी, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन इज द वर्क डन बाय रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। तो आप अलग अलग वर्क डन नहीं निकालेंगे, 2 फोर्सेस है ना, उसके लिए आप रिजल्टेंट बनाइए, F उसका नाम रखें, F1 प्लस F2 ऐड कर दें इनको, तो दिस विल बी 4I प्लस 8J माइनस 4K। एक चीज बन गई।
अब डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, इसका नाम क्या रख लें? डी वेक्टर। ये हो गया फ्रॉम ए टू बी, इट विल बी ए बी वेक्टर। ए बी कैसे बनता है? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी क्या हो जाएगा आपके पास? 5, 4 एंड 4 माइनस ओ ए क्या हो जाएगा आपके पास? 2, 1, 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी 3, 3 एंड 1। सो दिस इज इन फैक्ट 3i plus 3j plus k. Total work done is given by the work done by the resultant f from a to b. इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमें क्या करना होगा? इनकी जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है और उनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। f की वैल्यू लगा दी है, d की वैल्यू है 3i plus 3j plus k। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करें, 4 3s are 12 plus 8 3s are 24 minus 4. So this will be what? It will be 32. So total work done is 32 units. जितनी भी जो भी यूनिट्स आप यूज करें। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 14। सपोज आपके पास फोर्सेस 2 की बजाय 3 हो जाए, 4 हो जाए, आप अलग अलग वर्क डन नहीं निकालें, आप क्या करेंगे? उनका रिजल्टेंट बनाएंगे। 15 क्या है जरा गौर से देखिए। अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। 15 इज अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। d इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, और वो कैसे बनेगा? ओ बी माइनस ओ ए। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, ओ बी माइनस ओ ए 6 माइनस 5i प्लस 2 प्लस 5j। ऐसे ही होगा ना जब माइनस करेंगे, 2 प्लस 5j। b में से a के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके ij के साथ लिख दें, प्लस माइनस 2 प्लस 7k। दिस बिकम्स i प्लस 7j प्लस 5k। अब फोर्सेस क्या क्या हैं? फोर्सेस आर, इनके नाम रख लेते हैं। F1 इज इक्वल टू 10i माइनस j प्लस 11k। दूसरी फोर्स है F2, दैट इज 4i प्लस 5j प्लस 9k। फोर्स 3 क्या है? दैट इज माइनस 2i प्लस j माइनस 9k। रिजल्टेंट फोर्स हमें चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? वो इन सब का सम होती है, F1 प्लस F2 प्लस F3। और इधर इसी कॉलम में ऐड कर दें, 10 4 14 माइनस 2 इज 12i, i और j कैंसल प्लस 5j, और नेक्स्ट टर्म 9k से कैंसल प्लस 11k। अब उसने बोला है शो दैट द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज द सेम एज विच इज डन बाय फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, यानी F डॉट डी हम कैलकुलेट करेंगे। F के कंपोनेंट्स हैं 12, 5, 11 और D क्या था हमारे पास? 1, 7 एंड 5। डॉट प्रोडक्ट इज 12 ones are 12, 5 sevens are 35 and 11 fives are 55. It is what? It is I think 102 square units. यही हमने प्रूव करना था as required. This was question number 15. Let us move to question number 16. 16th question है a force of magnitude. Given क्या है? Force है, उसकी magnitude 6 है, right? And parallel to vector v is equal to 4i plus 3j minus k. अब गौर कीजिए कि फोर्स की मैग्नीट्यूड दी हुई है और डायरेक्शन अलग दी हुई है, तो डायरेक्शन किससे स्पेसिफाई होती है? यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ओनली, गिव्स डायरेक्शन। तो हम क्या करें? हम v का यूनिट वेक्टर बनाएंगे। v मैग्नीट्यूड इज 16 plus 9 plus 1 square root of this. This is square root of 26. v hat will be v over v magnitude, that is 4i plus 3j minus k over square root of 26. So force F is equal to magnitude of the force into v hat. 6 times 4i
प्लस 3j माइनस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26। ब्रैकेट्स खोल दे, 1 बाई स्क्वायर रूट 26 इंटू 24i प्लस 18j माइनस 6k। दिस इज फोर्स F। अब क्या था, डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम A टू B। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं उसके लिए हम बार बार काम कर चुके हैं। इसका नाम रख लें D, दैट विल बी AB और उसकी वैल्यू बनेगी OB माइनस OA। और डायरेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, B में से A के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे और I J K के साथ लिख लेंगे। B में से A के कोऑर्डिनेट्स 7 माइनस 2 लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 और 2 माइनस 3। सो दैट विल बी 5i प्लस 4j माइनस k। अब वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। F के कंपोनेंट्स हैं 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26, 24, 18 और माइनस 6 डॉट 5, 4 और माइनस 1। 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 26 एज इट इज, सॉल्व करें। 24 इंटू 5 इज 120, 18 4s आर इज 72 प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 198, शायद 198 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 26। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुका है। और आखिर में मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके लिए नेक तमन्ना है और बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए। आप अच्छा पढ़ें, अच्छी प्रैक्टिस करें, इनको अपने हाथ से सॉल्व करें और अच्छे मार्क्स लें। हमारे लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए आप एक पर्सनैलिटी ऑफ प्राउड फीलिंग बने। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।